दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ और हमारा जो आज का विषय है, ये हाल ही में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से संबंधित है और उनका ये वक्तव्य कोटा में दिया गया एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में वो छात्रों को संबोधित कर रहे थे और इसी संबोधन के दौरान उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और इस वक्तव्य का लब्बोलुआब ये था कि माननीय वीपी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने, कोचिंग संस्थाओं की इररिलेवेंसी के बारे में चर्चा की कि कोचिंग संस्थान बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि कोचिंग संस्थानों की जो ये व्यवस्था है, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसी मुद्दे पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर क्या देश की प्रतिभा को बर्बाद कर रहे हैं? और माननीय के वक्तव्य में ये भी कहा गया कि कोचिंग सेंटर्स आज कोचिंग सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं और साथ ही साथ ये प्रतिभा या टैलेंट के लिए ब्लैक होल हैं। यानी कि एक बच्चा जिसके अंदर कुछ इंटेलेक्ट है, कुछ कैपेबिलिटी है, तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उसकी वो कैपेबिलिटी भी सप्रेस हो जा रही है। यानी ये कोचिंग संस्थान बच्चों के अंदर विद्यमान जो बौद्धिक क्षमता है उसको कुचलते हैं, उसको विकसित नहीं करते हैं। साथ ही साथ माननीय वाइस प्रेसिडेंट ने कोचिंग संस्थानों की उपस्थिति को युवाओं की संभावना के लिए भी ये खतरा बताया, युवाओं के भविष्य के लिए खतरा बताया और इन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों का फैलाव जितनी तेजी से हो रहा है और कोचिंग संस्थानों की व्यवसायीकरण जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इससे छात्रों को मानसिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है और कोचिंग संस्थान जिस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उससे इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज पैदा हो रहे हैं, रोबोट पैदा हो रहे हैं। कोचिंग संस्थान प्रतिभा के लिए ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है। कोचिंग संस्थानों के एडवर्टीजमेंट्स में और तमाम जगह पर धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। यानी कि माता पिता इतनी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई होती है उसको खर्च करते हैं, वो सब कोचिंग संस्थानों पे बर्बाद हो रहा है। कोचिंग संस्थानों से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कोचिंग संस्थान बिल्कुल ही रेलेवेंट है और यहाँ तक कि ये जो कोचिंग संस्थान है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो मूल भावना है, स्पिरिट है, इससे भी संगत नहीं है। यानी कि जो नई शिक्षा प्रणाली है, माननीय का कहना है कि नई शिक्षा प्रणाली को एग्जीक्यूट करने में बाधा के रूप में काम कर रहे हैं ये कोचिंग संस्थान। और उनका इस सजेशन है कि कोचिंग संस्थानों से संबंधित जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में बदल देना चाहिए। यानी कि ये पूरी की पूरी कोचिंग संस्कृति है, इसकी समाप्ति की बात इन्होंने की। आज हम इसी बयान, इसी वक्तव्य की जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है आलोचना करना, किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत करना। हमारा संविधान, हमारा देश हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता देता है और मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि कोई भी विचार हो, न तो वो पूरी तरह से गलत होता है, न वो पूरी तरह से सही होता है। यानी कि अलग अलग दृष्टिकोण है और हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण होता है। तो ये माननीय वाइस प्रेसिडेंट का दृष्टिकोण है। लेकिन इस पूरी की पूरी दृष्टिकोण में एक बात जो सबसे गंभीर है वो ये है कि यहाँ पर व्यवस्था को या किसी कोचिंग संस्कृति को या किसी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की बात की गई, उसमें सुधार करने की बात नहीं की गई है। आप ध्यान से समझना इस बात को कि हमारा लोकतंत्र हमें क्या सिखाता है कि किसी व्यवस्था में, किसी विचारधारा में कमियां हो सकती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन कमियों में सुधार लाना चाहिए। अगर हम किसी व्यवस्था के नकारात्मक पहलू को खत्म करने के लिए उस पूरी की पूरी व्यवस्था और उस पूरी की पूरी संस्कृति को समाप्त करने की बात करें, तो इससे समस्या का समाधान कभी नहीं होगा, बल्कि इससे क्या होगी? नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में हमारे सामने समस्या, कोई भी व्यवस्था हो, मैं कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आप इस बात को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि व्यवस्था में मैं सुधार की बात क्यों कर रहा हूँ। किसी व्यवस्था को समाप्त करना, किसी संस्कृति को समाप्त करना, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी बात करना भी लोकतांत्रिक नहीं है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, तो अभी हाल ही फिलहाल में एक समाचार आप सभी लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र में एक प्राथमिक विद्यालय में वहाँ की जो प्राचार्य थी, शिक्षिका थी, उन्होंने कन्याओं के
माहवारी की जांच के लिए कि कहीं तुम्हें माहवारी तो नहीं हुई है और तुम क्लास में जा रही हो, इसके लिए बच्चियों के, कन्याओं के कपड़े तक उतरवा दिए, ये चेक करने के लिए। तो आप ये बताइए, ये तो कमी है व्यवस्था में। तो क्या हमें सारे प्राथमिक विद्यालयों पे ताला लगा देना चाहिए? अभी हाल में हमने देखा कि अहमदाबाद में हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई, तो क्या हवाई जहाज को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अगर आप मंदिरों के इतिहास को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मंदिरों में भी शोषण हुए हैं, महिलाओं के भी शोषण हुए हैं, मंदिरों में बलात्कार जैसी भी घटनाएं हुई हैं। तो क्या हमें मंदिरों पे ताला लगा देना चाहिए? महाकुंभ में भगदड़ में न जाने कितने लोगों की जान चली गई, तो क्या महाकुंभ जैसे कल्चरल फेस्ट को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए? अभी हाल ही में एक एक्सप्रेसवे पर एक राजनेता बेशर्मी के साथ खुलेआम सेक्स करते हुए पाए गए, तो क्या हमें वो सारे एक्सप्रेसवेज को जनता के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए? आप समझ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी व्यवस्था के दो पहलू हो सकते हैं, किसी भी विचारधारा के दो पहलू हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो मैं ये मानता हूँ कि कोचिंग संस्थान, कोचिंग संस्कृति एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था क्यों मौजूद है ये भी हमें सोचना पड़ेगा ना। तो अगर इस संस्कृति में, इस व्यवस्था में कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर करने की जगह पूरी की पूरी संस्कृति को समाप्त करने की बात क्यों की जा रही है? इस बात पे हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और आज मैं उसी विषय पर आप सभी लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। हम गंभीरता से इस विषय पर बात करेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, माननीय वाइस प्रेसिडेंट समय समय पर आकर अपने वक्तव्य देते रहते हैं, जिससे हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तो हम प्रणाम करते हैं अपने उपराष्ट्रपति जी को कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण वक्तव्य देकर हमारी आंखों के सामने जो अज्ञानता की परत, जो धुंध जमी हुई थी, उसको साफ कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या खामियां दूसरी व्यवस्थाओं में नहीं है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, और मुझे पता है कि ये उदाहरण, ये काफ़ी प्रचलित मामला है जिससे आप परिचित हैं। जैसे हाल में कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज़ सुना होगा, शायद अप्रैल 2025 की घटना, आई एम नॉट श्योर कब की है। तो डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसका नाम लक्ष्मीबाई कॉलेज है। तो उस लक्ष्मीबाई कॉलेज के एक पुरानी क्लासरूम में वहाँ के प्रिंसिपल ने एक पारंपरिक देसी तरकीब अपनाते हुए गोबर चूना के मिश्रण का लेप लगा दिया और कहा कि इससे गर्मी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। और इस बात का विरोध खुद उस महाविद्यालय के छात्रों ने किया, और आपने ये वीडियो भी देखा होगा कि कुछ छात्र प्रिंसिपल के ऑफिस तक चले गए और उन्होंने कहा कि आप एसी हटाइए अपने कमरे से, और हम आपके कमरे की दीवार पर भी यह गोबर चूना मिश्रित लेप लगाएंगे जिससे कमरे में ठंडक बनी रहे। एसी की और पंखे की जरूरत क्या है? अब ये देखने में तो एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जब हमारे माननीय वीपी ने ये कहा कि कोचिंग संस्थान जो हैं और कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक देश के विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को सप्रेस कर रहे हैं, उसे गलत दिशा दे रहे हैं, उन्हें रोबोट बना रहे हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज बना रहे हैं, तो मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि ये घटना क्या दिखलाता है? ये कोई कोचिंग संस्थान तो है नहीं। तो यहाँ पे किस तरह की बौद्धिक क्षमता और संस्कृति को बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है? मैं मानता हूँ कि हाँ, ये पारंपरिक तरीका हो सकता है। तो अगर ये पारंपरिक तरीका इतना ही सक्षम है, इतना ही बेहतरीन है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? खुद प्रिंसिपल की ऑफिस से करनी चाहिए। खुद सरकारी कार्यालयों में जाकर गोबर लेप मिश्रित मिश्रण लगाने की जरूरत है। तो बौद्धिक क्षमता के दमन का आरोप कहीं एक जगह लगा देना, एक लोगों पे जाके थोप देना, ये सही नहीं है। मैंने कहा कि व्यवस्था में खामियां हैं, और ऐसी खामियां तमाम जगह हैं, है ना। किसी एक जगह की हम बात करें तो जैसे शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, ओवरऑल कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों को? आपने कभी सोचा है? आजादी के बाद आज तक इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली ने हमसे जितने भी वादे किए, उन वादों में सबसे बड़ा अधूरा वादा कौन सा है? शिक्षा की समानता। यही सबसे बड़ा अधूरा वादा है। यानी कि आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम ये कहते तो हैं कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन
क्या शिक्षा, हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, इसके लिए जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, क्या ये अभी उतनी प्रभावी बन पाई है जितनी कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में होनी चाहिए? कुछ दिनों पहले आपने एक और वायरल वीडियो को देखा होगा, मैं उसकी तरफ भी आपका ध्यान इशारा करना चाहूंगा। ये बिहार का वायरल बॉय सोनू, जो साइकिल से मुख्यमंत्री की रैली में मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाता है, छोटा सा बच्चा, और ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी सुनिए, चीख चीख के 2-4 बार बोलता है। फिर मुख्यमंत्री का ध्यान जाता है सोनू की तरफ, वो पूछते हैं हाँ बोलो क्या है? तो सोनू बोलता है कि हमको आईएएस बनना है, हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पूछते हैं शिक्षा मिल नहीं रहा है? प्राथमिक विद्यालय तो है तुम्हारे यहाँ, शिक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? फिर ये बच्चा क्या कहता है? ये बच्चा ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है, हमारे यहाँ जो शिक्षक हैं, उनको खुद ही पढ़ाने नहीं आता, उनसे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, तो मुझे शिक्षा चाहिए। वो किस तरह की शिक्षा की बात कर रहा था? ये छोटा सा बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा था, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा था। हो सकता है कि इस बच्चे का चेहरा आप सभी लोगों की आंखों के आगे से विस्मृत हो गया हो, लेकिन मुझे तो आज भी ये चेहरा याद है। ठीक है, आप बताइए कि बिहार में या यूपी में या किसी भी राज्य में कितने ऐसे कम उम्र के बच्चे होंगे जो अपने अधिकार के लिए इस स्तर तक पहुंच सकते हैं? लाखों में एक, शायद एक बच्चा यही है। लेकिन इस बच्चे को जो शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर इसने एक गंभीर सवाल उठाया। ये कोई पत्रकार नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये देश का एक छोटा सा बच्चा है। और बताओ, उस बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसके लिए फंड कौन कर रहा है? उस बच्चे को सपोर्ट कौन कर रहा है? उसी कोटा की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां पे हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये कोचिंग संस्थान देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए भी खतरा है। आज कभी मैं यूट्यूब पे, ये बच्चा कभी कभी आ जाता है वीडियो बनाते हुए, तो जब मैं देखता हूँ तो इतनी फर्राटे से इंग्लिश बोलता है, इसकी पर्सनालिटी में 360 डिग्री चेंज है। और हो सकता है कि ये बच्चा कल को, जो मजाक मजाक में हम कहते हैं कि क्या सोनू आईएएस बनेगा, क्या पता कल सोनू आईएएस बने भी। बिहार और यूपी से होने वाला पलायन, माइग्रेशन, आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए पलायन होता है? नहीं, बिहार और यूपी से होने वाले पलायन में एक सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा के लिए होने वाला पलायन। चलो, रोजगार के लिए जब पलायन होता है तो व्यक्ति 18 साल 20 साल की अवस्था में घर छोड़ता है, लेकिन जब शिक्षा के लिए पलायन होता है तो बच्चा 8वीं 9वीं क्लास में घर छोड़ देता है, अपने समाज को छोड़ देता है। आप ये बताइए कि क्या ये पलायन, शिक्षा के लिए होने वाला पलायन, क्या बच्चों के बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाएगा? क्या बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए ये पलायन ठीक है? आज सरकारी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि आज देश के करोड़ों बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं जहां पे न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही आधारभूत सुविधाएं हैं। कहीं पर स्कूल की बिल्डिंग्स जर्जर हैं, तो कहीं पीने का साफ पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये तो आम बात हो गई, शिक्षा की गुणवत्ता तो बहुत दूर की चीज़ है। यानी कि आज भी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा जिसको कि हमारे समाज में एक कॉमन गुड होना चाहिए, जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए, एक प्रिविलेज्ड कॉमोडिटी बन के रह गई है। और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा की समानता आज़ादी के बाद होने वाले सबसे, आज़ादी के बाद सबसे अधूरे वादों में से एक वादा है। आज भी इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अस्तित्व में आए ही क्यों, एग्जिस्टेंस में आए ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी मशीनरी, शिक्षा प्रदान करने की सरकारी मशीनरी कहीं ना कहीं फेल थी। शहरों में रहने वाले लोग, संसाधन संपन्न लोग अच्छी एजुकेशंस प्राप्त कर पाते थे, अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते थे, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस तक उनकी पहुंच होती थी। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हम थोड़ी देर के लिए हटा भी ले, तो जो लोग संपन्न हैं, पढ़े लिखे हैं या रोजगार में हैं, शहरों में रह रहे हैं, तो बच्चा जिस परिवेश में, जिस माहौल में रहता था,
उस माहौल में रहते हुए ही वो बहुत सारी नई चीज़ों को, ज़रूरी चीज़ों को सीख और समझ जाता था, जिससे वो अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकता था। यानी कि कहीं ना कहीं समाज का एक हिस्सा एक प्रिविलेज्ड जोन में था और समाज का एक बहुसंख्यक हिस्सा नॉन प्रिविलेज्ड जोन में था। ये बहुसंख्यक हिस्सा कौन था? वही गांवों में रहने वाले लोग, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, ट्राइबल एरियाज में रहने वाले लोग, ये नॉन प्रिविलेज्ड जोन में थे। यहाँ किसी परिवार में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो परिवार जिस समाज में रहता था, उस समाज में आसपास का जो परिवेश था वो ऐसा था जिसमें वो कोई नई बात को सीख नहीं सकता था, जिसमें भविष्य में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं वो जान नहीं सकता था। ये जानने के लिए उसे गांव छोड़ के शहर आना ही पड़ता था। यानी कि रूरल अर्बन डिवाइड, यही थी इस समाज और इस व्यवस्था की सच्चाई। क्लास डिवाइड, आज भी है ये सच्चाई। डिजिटल डिवाइड, क्या आज भी हम डिजिटल डिवाइड को पाट पाए हैं? नहीं। और जब तक हम इन तीन बड़ी खाइयों को पाट नहीं लेते हैं, कोचिंग संस्थानों की ज़रूरत तो बनी ही रहेगी। जब तक रूरल अर्बन डिवाइड को हम ख़त्म न कर दें, डिजिटल डिवाइड को कम न कर दें, क्लास डिवाइड को कम न कर दें, तब तक तो आप ये मान के चलिए कि देश का जो सपना है कि भारत को हम एक नॉलेज बेस्ड नेशन, ज्ञान आधारित राष्ट्र बना दे, ऐसा नहीं होगा। शिक्षा सबको सुलभ करना होगा और इसके लिए सरकार को शिक्षा का बजट भी बढ़ाना होगा। आज जो डिजिटलाइजेशन है, आप बताइए कि कितने सरकारी विद्यालय डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, डिजिटलीकरण हो गया उनका। कितने सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी और इस तरह के ट्रेंड टीचर्स पढ़ा रहे हैं। देश के कितने सरकारी विद्यालय ऐसे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, उन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आज से 10 या 15 साल बाद इस समाज में एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स बन पाएंगे क्या? नहीं। अभी एक्सक्यूज हो सकता है कि सरकार के पास संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है संसाधन? सरकार सड़कें बनाती है, एक्सप्रेसवे बनाती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बिगड़ती है, इतने चुनाव होते हैं। और रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के एडवर्टीजमेंट्स की, तो चुनाव में भी तो देखिए, चुनाव के दौरान कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के। हर दूसरे कदम पे बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, इतनी होर्डिंग्स होती है। अगर आप चुनाव से कुछ दिनों पहले अगर चुनाव प्रचार का माहौल देख लें, इतनी होर्डिंग्स, आप कुछ कुछ सिलेक्टेड फेसेस, कुछ गिने चुने चेहरे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की होर्डिंग्स, हर दूसरे कदम पे उनकी होर्डिंग। आप इतनी बार होर्डिंग देख लेंगे कि सपने में आपको आपकी प्रेमिका नहीं याद आएगी, इन नेताओं के चेहरे याद आएंगे आपको। क्या वहां पे सार्वजनिक धन का व्यय नहीं हो रहा है? हो रहा है। वहां भी सार्वजनिक धन का व्यय हो रहा है। तो हमें ये बात समझनी है कि आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों एग्जिस्ट करती है। सरकार को ये बात समझनी है कि आखिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों एग्जिस्ट करती हैं। रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, शहरों में आने के बाद वो जान पाते हैं कि ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। फिर वो उसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, मेहनत करना सीखते हैं। वो बच्चे उन लोगों से जूझते हैं जिनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं वो भी प्रशासन में और अच्छे पदों तक पहुंच जाते हैं। तो क्या वो इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज हैं? अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज पैदा करती है, तो मुझे दुख है ये कहते हुए कि फिर तो आज प्रशासन में पता नहीं हजारों की संख्या में ऐसे इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं अपने प्रगतिशील वाइस प्रेसिडेंट श्री धनखड़ जी से कि आने वाले समय में वो ऐसे मुद्दों पे भी हमारा ज्ञान चक्षु खोलने की कोशिश करेंगे कि अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को रोबोट बना रहे हैं, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज बना रहे हैं, तो ये मीडिया चैनल, जिसको कि हम देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आज क्या कर रहा है? मुझे उम्मीद है कि माननीय वाइस प्रेसिडेंट जी ज़रूर इसके बारे में भी कोई अपना वक्तव्य देंगे, क्योंकि काफ़ी प्रगतिशील सोच रखते हैं वो। तो क्या कर रहा है मीडिया आज? मुझे तो लगता है कि आपको इंटेलेक्चुअल बनने के लिए सुबह से शाम तक न्यूज़ चैनल की डिबेट्स को देखना चाहिए, जिस तरह का न्यूज़ ये सुनाते हैं वो देखना चाहिए।
क्या आज की मीडिया भारत के युवाओं को कॉम्युनल जॉम्बीज बनाने की कोशिश नहीं कर रही है? कर रही है। लेकिन हो सकता है शायद माननीय का ध्यान इस तरफ नहीं गया हो, लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि माननीय इस तरफ ज़रूर ही कुछ ना कुछ इशारा करेंगे, कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। यानी हमें मिल के कोचिंग संस्थान जो हैं, मैं मानता हूँ कि कोचिंग संस्थानों में हो सकता है कुछ खामियां हैं, समय समय पर कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन उस दुर्घटनाओं के लिए क्या केवल कोई एक पक्ष जिम्मेदार है? अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुंभ के लिए जाने वाले यात्री भगदड़ में मारे जाए तो क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है? नहीं। है ना व्यवस्था की लापरवाही। तो मैंने कहा कि देखिए, लापरवाहियां जो हैं, कुछ कमियां जो हैं रहती हैं किसी भी व्यवस्था में, लेकिन ज़रूरत होती है कि उन कमियों को हम क्या करें, ठीक करें। सरकारी विद्यालय का छत गिर जाता है, छत गिरने से कितने बच्चों की मौत हो जाती है, ये इमेज में देखिए, ये किसी सरकारी विद्यालय का छत ही है। तो उस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार होता है? किसको जिम्मेदार मानेंगे उस दुर्घटना के लिए आप? तो क्या दुर्घटनाएं नहीं होती हैं? तो ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करे, एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज और कमिटेड। जैसे आज एक छोटी सी बात मैं करूं, तो आप ये देखो कि ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को जितना गाली देना है आप दो, लेकिन अभी जो मैंने कहा कि 3 तरह की खाइयां हैं, उन खाइयों को पाटने में भी तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का ही बहुत बड़ा रोल है। आज देखिए, टेक्नोलॉजी आने के बाद, कोविड के बाद, जिस तरह से डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन जिस तरीके से प्रमोट हुआ, इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में क्या हुआ, इस ऑनलाइन एजुकेशन ने जो एजुकेशन में होने वाला माइग्रेशन था उसको रोक दिया। पहले उन बच्चों को गांव छोड़ के शहर में आना होता था, और फिर शहर में आके वो समझ पाते थे कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, किस दिशा में काम करनी है, या शहर में कुछ अच्छे शिक्षक हैं तो उनसे वो शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। आज क्या है, कलाम साहब का जो सपना था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, उसमें डिजिटल एजुकेशन को पहुंचाया किसने? इन्हीं कोचिंग संस्थानों ने। यानी कि आज बच्चा घर बैठे अलग अलग टीचर्स के लेक्चर यूट्यूब पे फ्री में देख सकता है, करंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं यूट्यूब पे फ्री में देख सकता है। अगर उसे पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में समझना है, उसके बारे में वो फ्री में देख सकता है। मैंने तमाम वीडियोस फ्री में डाल रखे हैं, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियो फ्री में डाल रखी है, एथिक्स की वीडियोस मैंने डाल रखी है, सामाजिक विषयों से जुड़े हुए मुद्दों पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने निर्वात्र की संकल्पना पे वीडियो डाला हुआ है। मैंने समाज में होने वाले अपराध, राधिका की हत्या क्यों हुई, इसके पीछे के जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, इसको सामने रखा है। आज मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे विषयों पर बात करके हम छात्रों को इंटेलेक्चुअल जॉम्बीज बना रहे हैं? ये काफ़ी गंभीर बात है। किसी भी खबर का विश्लेषण आप बताइए, कि आप जाके खोल के देखिए कि मीडिया के किस चैनल पे बहुत ही निष्पक्ष और तार्किक ढंग ढंग से किसी बात पे बहस की जा रही है। तो अगर अधिकांशतः मीडिया चैनल गोदी मीडिया का रूप ले चुके हैं, तो फिर कर दीजिए प्रतिबंधित इन गोदी मीडिया चैनल्स को भी। लेकिन शायद सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि भारत में आज़ादी के बाद एक सपना तो हमारा था कि शिक्षा की समानता, सबको एजुकेशन मिल सके, और ये सच्चाई थी कि गांव गांव समाज के, ग्रामीण समाज के, दूर दराज के बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं थे, वो हायर एजुकेशंस में पिछड़ जाते थे। उस सपने को पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, एक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की गई, जिसे हम जेएनयू के नाम से जानते हैं, जवाहर नवोदय यूनिवर्सिटी। तो जेएनयू को एस्टैब्लिश करने के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि गरीब से गरीब और कमज़ोर से कमज़ोर तबके का व्यक्ति भी आकर शिक्षा ग्रहण करे, और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वो एक वैचारिक आंदोलन का हिस्सा बने। जब मैं वैचारिक आंदोलन की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मतलब विश्वविद्यालय छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करे जहां पे उन छात्रों के बीच जो पोटेंशियलिटी है, जो संभावना है, वो पूरी तरह से विकसित हो सके, उस संभावना को विकसित होने का पूरा अवसर मिले। और ये ज़रूरी है। मैंने कहा बौद्धिक क्षमता का दमन इसे नहीं कहते हैं,
इसे क्या कहते हैं? बौद्धिक क्षमता को पूरी तरह से विकसित होने का अवसर प्रदान करना। जेएनयू ने छात्रों को सिखाया कि विचारों से हमें लड़ना है। अगर कोई विचार देश की प्रगति में बाधक है, अगर सत्ता धीरे धीरे केंद्रित होती चली जा रही है और जन भावनाओं को कुचल रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ विचार से लड़ना है। ठीक है, विरोध करना है, गलत नीतियों का प्रश्न पूछना है, प्रगतिशील डिस्कोर्स, प्रगतिशील बहस करना है, और इस तरह से हम देश की व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। जेएनयू ने एक से एक महान प्रोफेसर तैयार किए, जिन्होंने आलोचना की एक संस्कृति दी, जिन्होंने विविधता, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करना सिखाया। उन प्रोफेसर्स ने यह सिखाया कि शिक्षा पर किसी का जन्मजात अधिकार नहीं है, क्षमता का अधिकार है। यानी कि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और आपकी क्षमताओं को सपोर्ट करने के लिए, उस अवसर को, उस माहौल को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय खड़ा है। विश्वविद्यालयों का महत्व क्यों है लोकतंत्र में? जब भारत में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने शिक्षा प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया था, एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया था कि उस शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्रों के अंदर जो वैल्यू, जो मूल्य विकसित किया जा सके, वो ओबीडियंस का हो, आज्ञाकारिता का हो। तो पूरा करिकुलम और सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया था, जिसमें आपके स्वतंत्र विचारों का दमन, यह हमेशा से औपनिवेशिक शासन का मुख्य ध्येय रहा। वो औपनिवेशिक शासन ही था जो हमेशा ये बात करता था कि किसी भी व्यवस्था को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो वहां पे ओबीडियंस या आज्ञाकारिता का वैल्यू अगर छात्रों में इनकलकेट किया जाएगा, तो इससे होगा क्या? औपनिवेशिक शासन के दमन का भी खुल के विरोध करने का हिम्मत उनके अंदर नहीं आ पाएगा। भारत जब आजाद हुआ, तो इस आजाद हिंदुस्तान में विश्वविद्यालय में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों की उपस्थिति, ओपन डिस्कोर्स, डिबेट, विश्वविद्यालयों में होने वाले इलेक्शंस, इसने क्या पैदा किए? इसने शेर पैदा किए, सोचने वाले शेर। सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके यस बॉस करने वाले लोग पैदा नहीं किए। तो इन विश्वविद्यालयों ने देश को महान लीडर्स दिए, महान नेता दिए। लेकिन इन सभी विश्वविद्यालयों की या भारत के लोकतंत्र की स्पिरिट, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो लोकतंत्र की आत्मा यही है कि साधारण भाषा में अगर हम समझें, तो अपने आसपास नजर घुमा के कोई भी चीज देखिए, कोई भी हो रही घटना को देखिए, किसी भी व्यवस्था को देखिए, आप देखेंगे कि उसके दो पहलू हैं, एक सकारात्मक और दूसरा क्या है? नकारात्मक। और यानी कहने का मतलब क्या है कि चाहे हमारा कोई व्यक्तिगत अनुभव हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई परंपरा हो, संस्कृति हो, उसके अंदर दोनों तत्व होते हैं, उजाला भी होता है और अंधेरा भी होता है। लेकिन क्या अंधेरा या लिमिटेशंस या कमियों की वजह से हम पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी की पूरी संस्कृति या पूरी की पूरी परंपरा को ही खारिज कर देते हैं? नहीं। अगर हम पूरी की पूरी व्यवस्था, संस्कृति और परंपरा को खारिज कर देंगे, तो शायद हम परिवर्तन और निरंतरता के तत्व को ठीक ढंग से समझ नहीं रहे हैं। यानी कि जहां दोष है, उस व्यवस्था को ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, इस तरह का विचार भी कोई व्यक्त कर रहा है, तो यह विचार लोकतांत्रिक नहीं है। कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज के पेट में तौलिया छोड़ देता है, कैंची छोड़ देता है, तो क्या इस घटना की वजह से सर्जरी की प्रैक्टिस को ही बंद कर देना चाहिए? बताओ। नहीं, ये एक घटना है, लेकिन इस घटना की वजह से पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था को ही प्रतिबंधित कर देना कहाँ का न्याय है? यानी कि हमें क्या करने की ज़रूरत है आज? जैसे आप और एक बात देखो, जो मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या किया? आज गांव में रहने वाले गरीब से गरीब छात्रों को इस योग्य बनाया है कि कम संसाधन में, कम पैसे में वो किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं, और किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम को घर बैठे तैयारी करके उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, आप यूट्यूब खोल के देखिए, सैकड़ों एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको कि कोई मोबाइल का कवर बेच रहा बच्चा,
उसने आईआईटी क्लियर कर लिया, पीएमटी क्लियर कर लिया, कहीं बाहर नहीं गया पढ़ने, वो घर में ही रह के क्लियर कर लिया। अगर वो कम संसाधन भी देने की आपकी क्षमता नहीं है तो यूट्यूब पे तमाम ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिससे भी आप अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आज कोचिंग सेंटर्स जो पहले हब थे वो तो ऑलरेडी, वो सारा का सारा हब क्या है, ऑलरेडी वो टूट गया है, बिखर गया है। मुखर्जी नगर क्या पहले की तरह कोचिंग हब है? आंसर क्या है, नहीं। अब नया मुखर्जी नगर क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब इज द न्यू मुखर्जी नगर फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स। तो हब तो ऑलरेडी टूट रहा है ना। तो जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हब्स ऑलरेडी टूट रहे हैं तो वो टूट के और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक होते चले जा रहे हैं। जब वो टूट रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों को क्या हो रहा है, नई नई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आ रही हैं, उससे कंपटीशन बढ़ रही है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। उस प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहे हैं, सस्ते कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं। बच्चे किसी एक कोचिंग का कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, सस्ता होने की वजह से वो एक दो टीचर्स के और कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं उनका ज्ञान का जो दृष्टिकोण है ये बेहतर ही हो रहा है। और मोबाइल पे आप अपनी सारी सारी एजुकेशन को कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मोबाइल सबके पास है। तो मोबाइल पे जो आप वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, ये इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के तो टीचर हैं। मैं भी इसी कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, हालांकि मेरी हैसियत इस इंडस्ट्री में एक चींटी से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे भी कुछ सकारात्मक अनुभव भी हैं इस इंडस्ट्री के और नकारात्मक अनुभव भी हैं। लेकिन फिर भी मैं क्या देखता हूँ कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों की पढ़ाई में। मान लो कोई बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, वहाँ पे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, बट वो मैथमेटिक्स का टीचर वहाँ नहीं है, तो वो तो गवर्नमेंट टीचर है, उसको आप स्ट्राइक करके हटा नहीं सकते, वही पढ़ाएगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में वो एक्स्ट्रा हेल्प और सपोर्ट कहाँ से लेता है, यूट्यूब से लेता है। तो अब बताओ ये यूट्यूब पे पढ़ाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? ये ऐसा तो है नहीं कि अंतरिक्ष से आ रहे हैं, ये नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं। आप देखो करेंट अफेयर्स या आजकल आसपास जो भी इंटरनेशनल मतलब जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, इस पे आपको बहुत ही सरल और सहज भाषा में समझाता हुआ कौन दिखेगा? इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स दिखेंगे। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के दौर में अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं, और इस अवेयरनेस में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, राजनीतिक जागरूकता भी है। और ये भी बात सच है कि तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 2 से 4 5 सालों में कि जब भी किसी तरह का अन्याय होता है या सत्ता दमनात्मक हो जाती है तो छात्र एकजुट हो जाते हैं, वो सड़कों पर उतर जाते हैं। विश्वविद्यालयों में तो माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अब विश्वविद्यालय से राजनेता पैदा होने से रहे। तो आज से 15 20 साल पहले का आप इतिहास देखेंगे तो विश्वविद्यालयों ने देश को कितने महान राजनेता दिए हैं, लेकिन आज विश्वविद्यालयों की भी स्थिति कुछ अलग है। विश्वविद्यालयी सिस्टम में किस तरह से भाई भतीजावाद भरा हुआ है, जातिवाद किस तरह से घुसा हुआ है, उसमें जकड़ा हुआ है, क्या इसकी तरफ कोई इशारा करेगा? है नहीं। विश्वविद्यालयों में जातिवाद, क्या आप मानते हैं कि तमाम ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में, जिनको रिसर्च में एडमिशन नहीं मिलता? अभी कुछ दिनों पहले बीएचयू के गेट के बाहर एक दलित बच्चा आंदोलन कर रहा था, उसे रिसर्च में एडमिशन नहीं मिल रहा था, जबकि उसके लिए वो सबसे योग्य अभ्यर्थी था। इसके लिए प्रेसिडेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और उसे एडमिशन मिला। ऐसी घटनाएं क्या दिखला रही हैं? ऐसी घटनाएं दिखला रही हैं कि हमारी व्यवस्था में दोष है, लेकिन साथ ही साथ हम बहुत ही सजगता के साथ, लोकतांत्रिक ढंग से इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इस व्यवस्था में दोष है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, उस दोष को समाप्त करना। यही समस्या का हल है। लेकिन अगर हम पूरी की पूरी व्यवस्था को ही समाप्त करने की बात करें तो क्या इससे समस्या का समाधान होगा, या फिर इससे नई समस्या और नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी? तो ये बात हमें समझना है कि अगर हम पूरी की पूरी व्यवस्था को ही समाप्त करने की बात करें तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे नई चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। तो हमेशा हमें याद रखना होगा कि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की असली ताकत जो है वो डिस्ट्रक्ट करने में नहीं है, समाप्त करने में नहीं है। उसकी असली ताकत है रिफॉर्म्स में और सुधार में। लोकतंत्र की जो असली ताकत है वो डायलॉग्स और संवाद में है, वो ठहराव में नहीं है। लोकतंत्र की असली ताकत, लोकतंत्र की आत्मा इस बात में निहित है कि किसी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, न कि उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम जोर शोर से अपनी आवाज को उठा रहे हैं।
तो अगर हम इस देश में लोकतंत्र की सच्ची बुनियाद पर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें जो बात करनी है वो व्यवस्था में सुधार की है। संहार की बात, डिस्ट्रक्शन की बात या संपूर्ण व्यवस्था को बदल देने की बात नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विविधता का, डाइवर्सिटी का मतलब ही यही होता है। मुझे उम्मीद है कि शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और अंत में मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा किसी शायर की कुछ पंक्तियों के साथ कि इतना रखो सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा न बने। सब्र इतना रखो कि इश्क बेहुदा न बने। खुदा महबूब बन जाए, महबूब खुदा न बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।